नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह। आज हम इस क्लास में प्रोफेसर रोस्टोव की विकास अवस्थाएं इसका अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर रोस्टोव ने आर्थिक विकास के चरणों का जो विस्तृत वर्णन है वो अपनी पुस्तक द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में किया। प्रोफेसर रोस्टोव ने 5 अवस्थाएं बताई हैं कि एक विकसित अर्थव्यवस्था निम्नलिखित चरणों से होकर के गुजरती है। तो पहली अवस्था है परंपरागत समाज की अवस्था, दूसरी आत्मस्फूर्ति की पूर्व अवस्था, तीसरी आत्मस्फूर्ति की अवस्था, चौथी परिपक्वता की दिशा और पांचवी है अत्यधिक उपभोग की अवस्था। जैसा कि हम जानते हैं कि विकास के प्रारंभिक चरणों में व्यक्ति जंगली अवस्था में रहता था, जंगली अवस्था थी। उसके तन में न्यूनतम कपड़े थे, न्यूनतम वस्त्र थे। वो किसी भी प्रकार की छाल आदि के द्वारा अपने शरीर को ढकता था। रहने के लिए गुफाओं में वो रहता था और आखेट करके शिकार करके अपना पेट पालन करता था। फिर उसके बाद चारागाह युग आता है। इस युग में मनुष्य कृषि कार्य करना प्रारंभ कर देता है। धीरे धीरे इसी प्रकार से कृषि युग आता है। कृषि युग के बाद उद्योग और विनिर्माण उद्योग, इस प्रकार से अर्थव्यवस्थाएं निम्नलिखित चरणों से गुजरती हैं। प्रोफेसर रोस्टोव ने भी अपने विकास की अवस्थाओं में पहली अवस्था जो बताई है वो है परंपरागत समाज की अवस्था, द ट्रेडिशनल सोसाइटी ऑफ स्टेज। परंपरागत समाज यानी वो समाज जो न्यूटन के आविष्कारों से पूर्व की अवस्था। इसमें मनुष्य साधारण रहता है, खेती की परंपरागत साधनों का उपभोग करता है, कृषि की प्रधानता है और अधिकतम जनसंख्या, यह कहना चाहिए कि 100% जनसंख्या कृषि पर ही प्रारंभिक चरण में, परंपरागत समाज की प्रारंभिक अवस्था में कृषि कार्य करते हैं। समाज परंपरागत समाज है। इस समाज में छुआछूत, सामाजिक रूढ़िताएं, धार्मिक रूढ़िताएं अत्यधिक है। सामंत वर्ग कृषि का मालिक है, वास्तविक काश्तकार सामंत है, जबकि वास्तव में कृषि कार्य जो है वो मजदूर वर्ग करता है। कम उत्पादन, बहुत कम उत्पादन है। चूंकि कृषि कार्य भी की जा रही है तो वो परंपरागत साधनों के द्वारा किया जा रहा है। इस अवस्था में स्वास्थ्य सेवाएं का विकास नहीं हो पाया है। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, चूंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च हैं, इसलिए जनसंख्या की अधिकता की कोई समस्या नहीं है। इस अवस्था में आय कम है और आय कम होने के कारण से बचत भी कम है। विनियोग शून्य है। उत्पादन में प्राचीन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इस अवस्था में के अंतिम चरण में धीरे धीरे आधुनिक कृषि की जो पद्धति है उसमें परिवर्तन हो रहा है। उद्योगों की स्थापना प्रारंभ हो रही है। यद्यपि उत्पादन की उनमें प्राचीन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है,
कम उत्पादन भी है। ये अवस्था आत्मस्फूर्ति की पूर्व अवस्था के पूर्व की है। अब अर्थव्यवस्था दूसरे चरण में आगे बढ़ जाती है और दूसरा चरण है आत्मस्फूर्ति की पूर्व अवस्था, द प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ। प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ मतलब आत्मस्फूर्ति की पूर्व अर्थव्यवस्था में क्या क्या स्थितियां आ जाती हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, औद्योगिकरण शुरू हो जाता है। इस अवस्था में दूसरी अवस्था में सेकेंड स्टेज में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ। औद्योगिकरण प्रारंभ होने से उत्पादन बढ़ा। उत्पादन वृद्धि से रोजगार में वृद्धि हुई। रोजगार में वृद्धि होने से लोगों की आय में वृद्धि हुई और आय में वृद्धि होने से बचत में वृद्धि हो गई। बचत में वृद्धि होने से विनियोग में वृद्धि। ये एक चक्र है और प्री टेक ऑफ अवस्था में यह प्रारंभ हो जाता है। संरचनात्मक विकास में परिवर्तन होता है। सामाजिक जो रूढ़ियां हैं, धार्मिक रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास, भेदभाव, छुआछूत, ये थोड़ा कम होने लगता है। यद्यप अभी शून्य नहीं हुआ है, ये कम होने लगता है इस अवस्था में। फिर स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ने लगती हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ जाने के कारण से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाते हैं। अब चूंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाते हैं, इस कारण से जनसंख्या की अधिकता की स्थिति प्रारंभ होने लगती है। आय और बचत में वृद्धि होती है। तकनीकी परिवर्तन होते हैं। अभी परंपरागत तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। औद्योगिकरण हुआ तो तकनीक में परिवर्तन हुआ। अब जो है अर्थव्यवस्था में कुछ आधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया जाने लगा है। इस कारण से उत्पादन में वृद्धि हुई है और कृषि कार्य से इस अवस्था में कृषि कार्य से लगभग 25% जनसंख्या बाहर निकल आती है। वो औद्योगिक उत्पादन में संलग्न हो जाती है। सामाजिक परिवर्तन होते हैं। तीसरी अवस्था, ये सब परिवर्तन अर्थव्यवस्था को तीसरी अवस्था की ओर ले जाते हैं। तीसरी अवस्था आत्मस्फूर्ति की अवस्था है, स्टेज ऑफ टेक ऑफ, अर्थात अर्थव्यवस्था स्वचालित हो जाती है। इस अवस्था में उत्पादन में आधुनिक तकनीक का उत्पादन किया जाने लगता है। इस कारण से अधिक उत्पादन होता है। अब अधिक उत्पादन होने से एक लाभ ये होता है कि भुखमरी, कुपोषण ये दूर हो जाता है। दूसरा ये लाभ होता है कि अधिक उत्पादन होने के कारण से वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि जो होती है वो कम होती है, नियंत्रित वृद्धि होती है। तो इस अवस्था में मूल्यों में स्थायित्व आने लगता है। अगली अवस्था, अगले पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन होने लगता है। इस अवस्था में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन होने लगता है, अर्थात मशीनों का उत्पादन होने लगता है। निर्यात में वृद्धि हो जाती है। कृषि आधुनिक हो जाती है। लगभग इस अवस्था में और कम हो जाते हैं। कृषि पर भार जो होता है वो और कम हो जाता है। मजबूत आधारभूत संरचना का निर्माण हो जाता है। इस अवस्था में विनियोगों में वृद्धि हो जाती है। चूंकि उत्पादन अधिक हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, रोजगार बढ़ रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है, उनकी बचत बढ़ रही है और बचत संग्रह करने वाले आधारभूत संरचना का विकास हो जाता है।
जहां बचतों का संग्रह होता है, इसलिए विनियोग में वृद्धि हो जाती है। ये भी एक श्रृंखला के रूप में चलता है। आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, परिवहन के साधनों का विकास हो जाता है, पुलों का निर्माण होने लगता है, सड़कें, रेल, यातायात के साधन सब बढ़ जाते हैं, आवागमन आसान हो जाता है, साधनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, अर्थव्यवस्था आत्मस्फूर्त की अवस्था में। परिपक्वता की दिशा, अब चौथी अर्थव्यवस्था के ये चौथे चरण में पहुंच जाती है, तो इसमें परिपक्वता की दिशा, द ड्राइव टू मैच्योरिटी। अब इसमें इस चौथी अवस्था में क्या होता है कि आर्थिक व व्यवसायिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। अब कृषि का राष्ट्रीय आय में, जीडीपी में योगदान सबसे कम हो जाता है, उद्योगों और सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ जाता है। उद्योगों और सेवा क्षेत्र के योगदान बढ़ने के कारण से कुशल श्रमिकों की मांग बढ़ जाती है। इधर कृषि से भार कम हो जाता है, तो कृषि में अति आधुनिक तकनीक का उपयोग होने लगता है, कृषि का यंत्रीकरण बढ़ जाता है, कुशल श्रमिकों की मांग बढ़ जाती है। अब सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाओं की वृद्धि हो जाती है, उनकी संख्याओं में निरंतर वृद्धि होती है। राज्य कल्याणकारी सुविधाओं को प्रदान करने का प्रयास करते हैं। कृषि पर भार न्यूनतम हो जाता है, विदेशी व्यापार का विस्तार होता है, देश के आयात भी बढ़ जाते हैं और देश के निर्यात भी बढ़ जाते हैं। तो चौथी अवस्था में ये सभी परिवर्तन सामने आ जाते हैं और ये अर्थव्यवस्था को पांचवी अवस्था में ले जाते हैं। पांचवी अवस्था है अत्यधिक उपभोग की अवस्था, द एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। ये अवस्था, इसमें उपभोग की मात्रा बढ़ जाती है, टिकाऊ वस्तुओं के उपभोग में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। यद्यपि परंपरागत जो उपभोग की वस्तुएं हैं उसका उपभोग कम हो जाता है, टिकाऊ वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन होने लगता है, उसका उपभोग बढ़ जाता है। कल्याण में वृद्धि, लोगों के कल्याण में वृद्धि हो जाती है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर दिया जाता है, सरकार के द्वारा कल्याणकारी अनेक योजनाएं लागू की जाती हैं। अब इस अवस्था में, पांचवी अवस्था में जो राज्य पहुंच जाते हैं, जो देश पहुंच जाते हैं, वो वैश्विक पटल पे अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जैसे वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप के विकसित देश। अब चूंकि वैश्विक पटल पे अपना मजबूत प्रभाव जमाने की प्रयास करते हैं, इस कारण से इनकी प्रतिरक्षा व्यय बढ़ जाता है। सुरक्षा पर व्यय बढ़ जाता है, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं, उत्पादन में अत्यधिक अति आधुनिक तकनीक का उपयोग होने लगते हैं। अब यहाँ पे श्रमिकों की मांग कम हो जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपभोग ज्यादा होने लगता है, रोबोट के द्वारा उत्पादन, रोबोट का उपभोग ज्यादा हो जाता है,
उपयोग किया जाता, उत्पादन कार्य में, कृषि कार्य में, यहाँ तक कि घरेलू कार्यों में भी रोबोट का या मशीनों का उपयोग बढ़ जाता हो, इनका उपयोग ज्यादा अधिक उनका प्रयोग किया जाने लगता है। ये अत्यधिक उपभोग की अवस्था है। भारत के लिए ये कहा जाता है कि भारत तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मस्फूर्त की अवस्था में पहुंच गया। यद्यपि ये विवाद का भी विषय रहा है, तो प्रोफेसर रोस्टो ने विकास की 5 अवस्थाएं बताई है और इन 5 अवस्थाओं परंपरागत समाज की अवस्था, आत्मस्फूर्त की पूर्व अवस्था, आत्मस्फूर्त की अवस्था, परिपक्वता की दिशा और अत्यधिक उपभोग की अवस्था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रोफेसर रोस्टो के विकास की अवस्थाओं का वर्णन